वालेकुम। पीएमएस के लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स, आप कह सकते हैं कि थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट्स जो कि पहले इन एलिजिबल हो गए थे या जिनकी जो एज लिमिट क्रॉस कर गए थे या ओवर एज हो चुके थे, वो भी अब अपकमिंग पीएमएस एग्जाम्स में अपीयर होंगे। यानी पीएमएस 2026 जो कि इंशाल्लाह 2027 में होगा और जो कि जिसकी एडवर्टीजमेंट इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में आने के चांसेस 100% है। अब अपकमिंग जो पीएमएस एग्जाम है उसके अंदर कंपटीशन जो है वो कट थ्राट होगा। यानी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल पीएमएस एग्जाम जो होता है उसमें अगर कंपटीशन 60% होता है तो यहाँ पे कंपटीशन 100% होगा। यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा इसलिए होगा कि इसमें वो कैंडिडेट्स भी आएंगे, वो स्पेशल पर्सन्स, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वो जनरल कैंडिडेट्स जो पहले 30 साल को क्रॉस कर चुके हैं। यानी वो 31 साल 32 साल से नीचे होंगे, 31 साल से के होंगे या 32 साल से नीचे होंगे। इसी तरीके से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आएंगे जो 35 साल से ऊपर होंगे, यानी कि 37 साल से नीचे होंगे। और इस तरह वो स्पेशल पर्सन भी आएंगे जो 40 ईयर क्रॉस कर चुके थे और वो 40 ईयर 42 ईयर से जो नीचे स्पेशल पर्सन है वो भी इसमें ऐड होंगे। तो इस ऑर्बिट में, इस कंपटीशन में जो डिफिकल्टी लेवल है, जो कंपटीशन लेवल है वो मजीद बढ़ जाएगा। यानी अब अपकमिंग पीएमएस एग्जाम के अंदर अपीयर होना सिर्फ मैटर नहीं करता, पीएमएस 2026 को सिर्फ क्वालिफाई करना मैटर नहीं करता, बल्कि इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होना मैटर करता है, ताकि आप उन लोगों में शामिल हों जो पीएमएस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। अच्छा, अब पीएमएस के ऊपर मजीद बात करने से पहले वो कैंडिडेट जो कि पीएमएस के बारे में कुछ नहीं जानते, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा यूजफुल साबित होने जा रही है बनिस्बत उन कैंडिडेट्स की जो कि पीएमएस के हवाले से पहले बहुत कुछ जानते हैं। जो बिगिनर्स हैं, जो पीएमएस के हवाले से जो पर तोल रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो पीएमएस एग्जाम में बैठें, उनको पता होना चाहिए कि पीएमएस एग्जाम के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं और उनको कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पीएमएस के एग्जाम के अंदर जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। मैं मजीद भी इसको विजिबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ये हमारे पीएमएस के ऑप्शनल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जो हर कैंडिडेट ने देने हैं, चाहे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी हो। आपका ताल्लुक आर्ट से है, ह्यूमैनिटीज से है, सोशल साइंसेज से है, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट हैं, अगर आप 14 ईयर एजुकेशन आपकी है तो आप पीएमएस में बैठ सकते हैं। 14 ईयर एजुकेशन मतलब ये है 14 ईयर एजुकेशन का एडीपी, एडीएस, एडीए या बीएस या बीए, बीएससी जो 2 ईयर होता है, अगर आपकी है तो आप सेकंड डिवीजन एटलीस्ट होनी चाहिए। तो आप पीएमएस एग्जाम के लिए जो पंजाब लेवल पे मुकाबले का इम्तिहान है, जिसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो या आप सेक्शन ऑफिसर बनते हो, तो अगर आप पीएमएस एग्जाम के लिए बैठना चाहते हैं तो ये 6 सब्जेक्ट आपको कंपल्सरी है, आपके लिए मैंडेटरी है। पहला पेपर होगा इंग्लिश ऐसे का। इंग्लिश ऐसे का जो पेपर होता है वो सबसे टफ होता है। उसमें 4 से 5 टॉपिक आपको दिए जाते हैं। उन 4 से 5 जो टॉपिक होते हैं वो वो आर्गुमेंटेटिव नेचर के भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेस भी होते हैं और वो फिलोसॉफिकल एसेस भी हो सकते हैं। यानी ऐसा ऐसे का टॉपिक जो कि आ, आ, फलसफा बेस्ड हो, जिसकी बुनियाद को फलसफा हो, जो मेटाफोरिकल हो, जिसके अंदर कहा कुछ किया हो लेकिन उसका मतलब कुछ और हो। तो इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो आपने पीएमएस में 2 घंटों में करना होता है। उसमें आपने आउटलाइन एक ब्रीफ सी बनानी होती है, फिर आपने उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और उसके एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद एक पैराग्राफ लिखते हैं जो कि आप ऐसे की टोन सेट करता है। उसके बाद अगर पैराग्राफ ऐसे इस किस्म का है कि जिसमें चैलेंजेस और सॉल्यूशंस हैं तो आप 3-4 पैराग्राफ चैलेंजेस के लिखते हो, आगे सॉल्यूशन लिखते हो, आगे वे फॉरवर्ड दे के आप ऐसे को कंक्लूड करते हो। ये 2 घंटे में आपने करना होता है। सबसे ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर इस ये टॉपिक होता है, इंग्लिश ऐसे का जो पेपर होता है ये सबसे ज्यादा डिसाइसिव होता है। इंग्लिश ऐसे की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पीएमएस की इंग्लिश ऐसे की तैयारी आज से स्टार्ट करनी चाहिए। यानी बजाय इसके कि जब पीएमएस का ऐड आए और जब पीएमएस के पेपर आ रहे हों और उससे एक घंटा पहले, 1 महीना पहले आप शुरू करें, तो पीएमएस का इंग्लिश ऐसे 1-2 महीने में स्टार्ट आप नहीं कवर कर सकते। उसके लिए आपको एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स की एफर्ट चाहिए होती है डेली बेसिस पे। अगर आप इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से डॉन न्यूज़पेपर इंग्लिश का जो है या कोई भी और न्यूज़पेपर वो डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करें। और न्यूज़पेपर का मतलब होता है उसमें जो 3 एडिटोरियल होते हैं या उसमें 4 से 6 जो डेली बेसिस पे आर्टिकल आते हैं, उसमें से 2-3 आर्टिकल
यानी कि जो ओपिनियन पेज होते हैं, वो दो तीन ओपिनियन आर्टिकल और एक दो, एटलीस्ट एक दो एडिटोरियल पढ़ना शुरू करें, ताकि आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन, रिटन एक्सप्रेशन मैच्योर हो, आपको इडियोमैटिक इंग्लिश यूज करनी आए, आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर आपका इंप्रूव हो, जिसको सिंटैक्स कहते हैं। और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर भी दिए होते हैं, और जो करंट अफेयर के जो ऊपर जो थीम्स होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या कल्चरल या इकोनॉमिकल, जो जो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो बात हो रही होती है, ग्लोबल अफेयर्स पे बात हो रही होती है, वो आप आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको जीके के पेपर में भी हेल्प करेगा, जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, और इंग्लिश ऐसे भी आपका उसका एक्सप्रेशन इंप्रूव होता है। अच्छा, इंग्लिश ऐसी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा जो पेड सेशन है जो स्टार्ट होने जा रहा है 1 सितंबर से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल में इंशाल्लाह इस वीडियो के दरमियान में बताऊंगा आपको। अच्छा, दूसरा पेपर आपका होता है, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे में करना होता है, और पासिंग मार्क्स होते हैं आपके 40। और जो पीएमएस को टॉप करते हैं, अमूमन उनके नंबर भी 40 ही होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएमएस का इंग्लिश ऐसे का पेपर कितना टफ होता है, कि इसमें जो पीएमएस को पंजाब लेवल पे जो टॉप कर रहा होता है कैंडिडेट, मेल फीमेल, उसके नंबर भी हार्डली 40 ही होते हैं। तो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स की, कि 95 to 97% जो लोग होते हैं, वो इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? कि वो इंग्लिश ऐसे की तैयारी नहीं करते, दूसरी बात इंग्लिश ऐसे की वो कोचिंग हासिल नहीं करते, तीसरी बात यह है कि वो इंग्लिश ऐसे को एवेल्युएट नहीं कराते। तो अगर आप इंग्लिश ऐसे की कोचिंग हासिल करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, या इंग्लिश ऐसे की एवेल्युएशन हासिल करना चाहते हैं, यानी आप इंग्लिश ऐसे लिख के मुझे सेंड करें, तो मैं आपको अवेलेबल करके दे सकता हूँ। अच्छा, अब बात आ जाती है दूसरा पेपर जो कंपलसरी होता है, जो हर कैंडिडेट ने देना होता है, वो होता है इंग्लिश प्रेसी कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन का पेपर। इस पेपर में एक पैराग्राफ होता है, जो लेंथी पैराग्राफ होता है अमूमन, उसकी नीचे आप लिखा होता है कि आप इसको 1/3 इसकी प्रेसी बनाएं, और इसका सूटेबल टाइटल दें। ये प्रेसी सबसे मुश्किल पार्ट होता है इस पेपर का। इसमें पेपर में एक पैराग्राफ होता है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आंसर आपने पैराग्राफ पढ़ के देने होते हैं, इसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। और तीसरा एक इसमें क्वेश्चन होता है, जिसमें उर्दू लिखी गई होती है, आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। बा मुहावरा तर्जुमा नहीं करना होता, बल्कि उसका जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी होती, बल्कि उसके बा मुहावरा, यानी कि जो उसका मीनिंग होते हैं, वो आपने करना होता है। ये तीन क्वेश्चन इसके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी इस पेपर का नाम भी है इंग्लिश प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस करेक्शन भी होती है, इसमें पेरा वर्ड्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, और इसमें मल्टीपल अदर जो इसमें इवन के एक पैराग्राफ भी होता है, एक एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होता है। अच्छा, ये पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है, और ये पेपर भी इंग्लिश ऐसे की तरह टफ पेपर होता है। इसमें कैंडिडेट्स अलबत्ता इंग्लिश ऐसे की तरह फेल नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें रेशो, फेल की रेशो ज्यादा होती है। तो इस पेपर की तैयारी के लिए भी आप मेरा पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल में अभी अपकमिंग इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अच्छा, अब तीसरा पेपर होता है इसमें, जो सीएसएस में अमूमन नहीं होता कंपलसरी पेपर में, वो है उर्दू का पेपर। उर्दू का जो पेपर होता है, उसमें उर्दू का ऐसे भी लिखना होता है, उसमें आपने तलखीस, जैसे प्रेसी होती है, एक पैराग्राफ दिया होता है, और उसमें 1/3 आप उसको करके उसका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर अपने, उसका टाइटल भी देना होता है। प्रेसी जिसको उर्दू में तलखीस कहते हैं। कॉम्प्रीहेंशन एक पैराग्राफ दिया होता है उर्दू का, जिसके नीचे क्वेश्चन होते हैं उनके, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपने उस क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और ट्रांसलेशन, यानी एक पैराग्राफ दिया होता है इंग्लिश का, आपने उसका बाब मुहावरा तर्जुमा करना होता है उर्दू में। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे तशरीह के सवाल होते हैं, मुहावरों को इस्तेमाल करना होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक करना होता है। तो ये सवाल जो पेपर होता है 100 नंबर का, इसमें अमूमन कैंडिडेट्स के नंबर कम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पेपर को तवज्जो नहीं देते। तो इस पेपर में जो अमूमन कैंडिडेट्स पास कर रहे होते हैं नंबर, और जो जो स्टूडेंट्स इवन के क्वालिफाई हो रहे होते हैं, आप पीएमएस के बाद यानी कि इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहे होते हैं, उनके नंबर भी उर्दू उर्दू में अमूमन 50 से 60 के दरमियान में होते हैं। पेपर में अगर आप 70+ स्कोर हासिल करना चाहते हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं एक लिंक दूंगा, जिस पर क्लिक करके मैं इस सेशन की डिटेल दूंगा, जिसमें आप उर्दू भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नॉट ओनली डन मास्टर इन उर्दू, रादर आई एम आल्सो एमफिल डिग्री होल्डर इन उर्दू एज वेल। और इसमें पीएमएस, जो मेरे पीएमएस के एग्जाम थे 2 टाइम, और जो सीएसएस के एग्जाम थे, उसमें भी मैं पीएमएस में 2 उर्दू ऑप्ट कर चुका हूँ, और उर्दू कंपलसरी तो आपको करना ही पड़ता है, उर्दू ऑप्ट भी कर चुका हूँ ऑप्शनल में भी। अच्छा, इसी तरीके से और एंड आई हैव स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह 65+। अच्छा, अब बात करते हैं, उर्दू की बात करता हूँ पीएमएस के हवाले से। अब बात करते हैं चौथा पेपर जो होता है, वो होता है इस्लामिक स्टडीज का। इस्लामिक स्टडीज का जो पेपर है, जिस जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, उनको ऑप्शन होता है कि वो इस्लामिक स्टडीज की भी ऑप्ट कर सकते हैं, और वो एथिक्स का पेपर भी, यानी कि अखलाकियात का पेपर भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो मुस्लिम्स हैं, उनको मैं गाइड कर दूं कि इस्लामिक स्टडीज का जो पेपर होता है, ये टफ नहीं होता, लेकिन आपको लिखना बहुत पड़ता है। इसमें 20 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जो बाकी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। वो 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो 5 भी आ सकते हैं। वो अमूमन 16 नंबर का
या 16 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, 16 × 5 = 80, या आप 20 20 के 4 क्वेश्चन होते हैं। और ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जवाब बहुत लेंथी होता है, इसलिए इस पेपर में भी स्टूडेंट्स अमूमन ऑन एवरेज 50 to 60 हासिल करते हैं। अच्छा, पांचवा जो पेपर होता है वो होता है पाकिस्तान स्टडीज का, जिसको पाकिस्तान अफेयर भी कह सकते हैं, सीएसएस में पाकिस्तान अफेयर्स भी कहते हैं। और पाकिस्तान स्टडी का पेपर जो है उसमें 1947 से पहले की क्वेश्चन भी आते हैं, और फिर 1947 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होती रही है वो क्वेश्चन भी होते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज का जो पेपर होता है वो भी कैंडिडेट्स उसमें अमूमन ऑन एवरेज 50 to 60 स्कोर कर रहे होते हैं। ये पेपर भी कंपलसरी होता है, इसका अपना सिलेबस है, इस्लामिक स्टडीज का अपना सिलेबस है, उर्दू के पेपर का अपना सिलेबस है, और इंग्लिश प्रेसी कम्प्रीहेंशन ट्रांसलेशन का अपना सिलेबस है, और इंग्लिश ऐसे के बारे में जनरल गाइडलाइन दी गई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। और छठा पेपर जो होता है वो होता है एमसीक्यूज बेस्ड पेपर। सीएसएस में कोई ऐसा पेपर नहीं होता कंपलसरी जिसमें एमसीक्यूज हो, लेकिन पीएमएस के अंदर ये जो पेपर होता है जनरल नॉलेज का, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। बाकी जो 5 पेपर होते हैं वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव, लेकिन ये छठा पेपर जो होता है ये कंपलसरी होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव होता है। और इस पेपर को अमूमन सबसे पहले कंडक्ट किया जाता है एज ए फिल्टर, एज ए आप कह सकते हैं स्क्रीनिंग पेपर, एज ए एमपीटी आप कह सकते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड जो पेपर होता है ये। इस पेपर में उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, और ये सारी चीजें, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें आती हैं। और ये 100 एमसीक्यूज बेस्ड पेपर जो पेपर होता है ये आपने 90 मिनट्स में करना होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 60 क्वेश्चन ठीक किए, अगर आपने ऊपर 40 क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट कर लिए तो 100 के 100 अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, सपोज 60 एमसीक्यूज आपके करेक्ट है, अगर अगर 60 एमसीक्यूज करेक्ट हैं और ऊपर आपने 40 क्वेश्चन रॉन्ग भी किए हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज किए हैं, तो अब आपके 60 नंबर नहीं आएंगे बल्कि 50 नंबर आएंगे। कैसे? क्योंकि अगर आपके 40 क्वेश्चन रॉन्ग हैं तो 4 क्वेश्चन रॉन्ग करने पे 1 नंबर कटता है। तो 40 क्वेश्चन रॉन्ग करने का मतलब है 40 / 4 = 10। तो आपके जो 60 क्वेश्चन करेक्ट थे, सो 60 नंबर नहीं आएंगे, उसमें से 10 कट जाएंगे तो आपके 50 आएंगे। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब ये जो 6 के 6 पेपर है इनका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका सिलेबस जो है डिस्कस करने के लिए लेट मी फाइंड आउट द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। ये है बेसिकली, होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी, ये है इसका कंपल्सरी सब्जेक्ट में उनका सिलेबस। सबसे पहले हम इंग्लिश ऐसे की बात कर लें, जो बिगिनर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि कैंडिडेट्स को कहा जाए कि वो एक ऐसे लिखें, 1500 अल्फाज का कम से कम होना चाहिए। और अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। टॉपिक्स काफी सारे दिए जाते हैं, एक नहीं दिया जाता, मल्टीपल, अमूमन 5 क्वेश्चन, 5 टॉपिक्स दिए जाते हैं। द टॉपिक्स में इंक्लूड दोज इश्यूज रिलेटेड टू द एजुकेशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, लॉ के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और अदर जो सोशियो इकोनॉमिक पाकिस्तान के इश्यूज हैं उनके हवाले से टॉपिक्स आ सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जनरल नेचर के होते हैं वो। अच्छा, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। जो स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं उनसे एग्जामिनर की तवक्को होती है कि उनको पता होना चाहिए कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप उस ऐसे के अंदर कुछ लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें अगर जो आप आर्गुमेंट्स दे रहे हैं उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए, या लॉजिक होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, कोई दलील होनी चाहिए, इस्तदलाल से आप काम लें। उसके बाद कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, कि वो अल्फाज किस तरह के लिखता है, एक्सप्रेशन, यानी कि उसकी जो जनरल एक्सप्रेशन होता है इंग्लिश का, उसमें स्ट्रक्चर भी आ जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपकी जो ग्रामर है वो चीजें विल बी एग्जामिन। एग्जामिनर इस पे फोकस करता है कि आपकी आर्टिकुलेशन, आपका एक्सप्रेशन और करेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश, ये आप चेक करता है वो आपका, कि आपका ग्रामर ठीक होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन ठीक होना चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, आपके आर्गुमेंट्स ओवरऑल ठीक होने चाहिए। तो ये ऐसे का जो 5 टॉपिक्स दिए जाते हैं उनमें से आपने एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है, उसकी जर्नल अपने आउटलाइन ड्रा करनी होती है ब्रीफ सी, और उसके ऊपर आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, चैलेंजेस की पैराग्राफ, कंक्लूजन सोल्यूशन की पैराग्राफ, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखना होता है। 1500 अल्फाज पे 2 घंटे दिए जाते हैं। 2 घंटे में ही आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी होती है। 2 घंटे में ही आपने बेसिकली पहले रफ वर्क करना होता है। 2 घंटे में ही आपने नीट आउटलाइन ड्रा करनी होती है, और 2 घंटे में ही आपने ए टू जी, स्टार्ट से लेकर, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक आपने पैराग्राफ लिखना होता है, जो कि टफ टाइम है, टफ जॉब होती है। वो कैंडिडेट्स इसमें कामयाब होते हैं। हार्डली इसमें 3 to 4% लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं, और वो लोग वो होते हैं जो कम से कम 4 से 6 महीने की तैयारी करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखते रहते हैं, ऐसे की साइंस समझते हैं, ऐसे की आर्ट समझते हैं, ए टू जी। और अगर आप इंग्लिश ऐसे की आर्ट समझना चाहते हैं, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरा पेड सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश ऐसे की ए टू जी आर्ट सिखाई जाएगी।
और उसमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपका ऐसे की प्रैक्टिस करवा के आपका ऐसे एवेल्युएट करवाया जाएगा कि उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, लूप होल्स हैं, लेकुनाज हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, ताकि उनको मैं करेक्ट कर सकूं। अच्छा, दूसरा आपका जो मैंने बताया था, जो आपका पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। अच्छा, ये इंग्लिश ऐसे जो है कि 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे में लिखना होता है, 1500 अल्फाज में मबनी होता है, और इसमें आउटलाइन भी लिखनी होती है, और इसमें जो कैंडिडेट्स पीएमएस को टॉप कर रहे होते हैं उनके नंबर भी हार्डली 40 होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी डिफिकल्टी लेवल का। और इसमें 2 से 3% लोग इंग्लिश ऐसे में पास होते हैं, बाकी 95 to 97% लोग फेल हो जाते हैं। यानी कि एक हाल में अगर 100 बच्चे बैठे बैठे होते हैं तो उसमें 2 से 3 लोग पास होते हैं, बाकी 97 लोग फेल हो जाते हैं। इतना पेपर ये टफ होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो पेपर है वो है इंग्लिश प्रेसी कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। ये जो पेपर होता है, इसमें मैंने कहा कि इंग्लिश प्रेसी यानी कि तलखीस, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें 1/3 उसको करना होता है और उसको टाइटल देना होता है। एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उस पैराग्राफ को पढ़ के उनमें से उन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। इसी तरीके से ग्रामर एंड वोकेबलरी के क्वेश्चंस होते हैं, इनके आर्टिकल द द एंड इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टेंसेस का, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है, पंक्चुएशन का इस्तेमाल होता है, वर्ब्स का, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेंटेंस करेक्शन के भी होते हैं कि सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसमें आप पंक्चुएशन मिस्टेक्स भी होती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी इशू हो सकता है। तो आप लोगों ने सेंटेंस करेक्शन करनी होती है, सेंटेंस करेक्ट करेक्ट उसको करना होता है। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होता है या पेयर ऑफ वर्ड्स होता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कह लें, या डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनको, जैसे 2 वर्ड्स होते हैं। अब प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये एक में PLE है, एक PAL है। अब इनके ऊपर आपने ऐसे सेंटेंस बनाने होते हैं कि उसका मीनिंग क्लियर हो। तो पेयर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होती है। और इस तरीके से ट्रांसलेशन दी जाती है कि उर्दू में पैराग्राफ दिया होगा, आपने उसका मुहावरा तर्जमा करना होगा इंग्लिश में, जिससे आपका इंग्लिश का एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। उसके बाद आपने एक टॉपिक दिया होता है जिसमें एक छोटा सा आपने उसमें, अच्छा ये हो गया इंग्लिश ऐसे का, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेस का पेपर। उसके बाद अगला जो पेपर है वो है उर्दू का पेपर। उर्दू का पेपर PMS के अंदर इसलिए टफ समझा जाता है कि कैंडिडेट इसकी जितनी भी तैयारी कर लें उनके नंबर कम आते हैं, और उसकी कुछ रीजंस भी हैं जिनके ऊपर मैं बात कभी दोबारा बात करूंगा। इंग्लिश जो जो उर्दू का पेपर होता है, उसमें आपने एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होता है, आपने उसका तर्जमा करना होता है, मुहावरा तर्जमा करना होता है उर्दू में। और उसमें एक छोटा सा आपने एक ऐसे भी लिखना होता है जो अमूमन 1000 वर्ड्स का होता है, और वो अमूमन 25 से 30 नंबर का ऐसे होता है। इसके अलावा उसमें प्रेसी भी होती है, एक पैराग्राफ दिया होता है, आपने उसका 1/3 तलखीस करनी होती है। एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर देने होते हैं, उस पैराग्राफ को पढ़ के उसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो गलत होते हैं, उनको दुरुस्त करना होता है, जिनके दुरुस्त जुमलों का जो इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से पेरा वर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें ट्रांसलेशन, यानी कि इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होता है उसको अपने उर्दू में तर्जमा करना होता है। तो ये उर्दू का पेपर होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें चौथा जो पेपर होता है वो इस्लामिक स्टडीज का पेपर होता है। और इस्लामिक स्टडीज के पेपर में चूंकि मैंने बताया कि 20 नंबर की आप उसमें MCQs आते हैं, और जो बाकी 80 मार्क्स का होते हैं, 16-16 नंबर के 5 सवाल होते हैं, करने होते हैं आपने, यानी कि 8 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से 5 करने होते हैं, या आपने 20-20 नंबर के 4 सवाल करने होते हैं। और इसमें कुछ थीम्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है, सीरत नबी के ऊपर है कि आप सल्लम का किरदार बतौर रिफार्मर, आप सल्लम का किरदार बतौर मैसेंजर, आप सल्लम का किरदार बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, आप सल्लम बतौर मुअल्लिम, आप सल्लम बतौर डिप्लोमेट, आप सल्लम बतौर स्टेट्समैन, आप सल्लम बतौर मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट या मिलिट्री लीडर। तो ये सीरत नबी के ऊपर क्वेश्चन थीम है। अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री, यानी कि अप टू खुलफाए राशिदीन तक, इसके ऊपर थीम है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। इस्लाम एंड द वर्ल्ड, इसके ऊपर, यानी कि इस्लाम का जो जदीद दौर के साथ आप जायजा कह लें या तकाबुली जायजा कह लें। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, उसमें इस्लाम का सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लाम का जुडिशियल सिस्टम और इस्लाम का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसमें इज्तिहाद और उसकी किस्में भी आ जाती हैं। तो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और इस तरह एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, जो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एथिक्स जो है, जो अखलाकियात है, उसमें ये थीम्स होते हैं जो जहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज में मैंने बताया कि 20 MCQs होते हैं, 20 मार्क्स का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, और 80 मार्क्स का पेपर होता है सब्जेक्टिव, जिसके ऊपर 16 नंबर के 5 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। बाद को पूछे जाते हैं कि आप 16 नंबर के कुछ से 5 क्वेश्चन करें। अमूमन ऐसे होता है कि जो 8 क्वेश्चन दिए होते हैं सब्जेक्टिव, उसमें 16 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होते हैं, या 20-20 मार्क्स के आपने 4 क्वेश्चन करने होते हैं जो बाकी दिए होते हैं क्वेश्चन 7। अच्छा, अब बात करते हैं पांचवा जो पेपर है वो है पाकिस्तान स्टडीज का। अच्छा, पाकिस्तान स्टडीज का जो पेपर है इसमें भी ऑब्जेक्टिव होती है 20 MCQs। वो MCQs भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, अमूमन फिल इन द ब्लैंक्स वो देता है।
और बाकी जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन है वो उसमें 4 क्वेश्चन आपने करने होते हैं 20-20 नंबर के। अच्छा, उसमें कौन कौन से, मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स डाउनफॉल, मुसलमानों का जो बरसगीर में जो हुकूमत रही है, उनकी जो जवाल आया है, मुस्लिम उसमें रिनायसा, उसमें रिफॉर्म, उसमें एजुकेशनल मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट, रोल ऑफ सर खान, अल्लामा इकबाल, रोल ऑफ कायद आजम, रोल ऑफ इन मेकिंग पाकिस्तान। और दूसरा थीम इसमें होता है कि लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान का कल्चर, नेशनल रिसोर्सेज, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एजुकेशन। जैसे पाकिस्तान हार्ड कंट्री जो किताब जिसने लिखी उन्होंने, इसके ऊपर अगर वो किताब पढ़े तो ये थीम क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगला थीम है पाकिस्तान और उसकी चेंजिंग रीजनल सिनेरियो। इसके अलावा इसके ऊपर एक और थीम है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसका इंटरनेशनल कंसर्न्स। इसके अलावा एक और थीम है रीजनल कोऑपरेशन, इंक्लूडिंग उसमें सार्क की तंजीम, ईसीओ, एससीओ और रोल ऑफ पाकिस्तान। इस थीम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, इसके ऊपर एमसीक्यूज पेपर क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान के जो समाजी और मुआशी मसाइल हैं और उनका जो हल है और उनकी जो चैलेंजेस है और जो अपॉर्चुनिटीज है। नेशनल सिक्योरिटी डायनामिक्स और चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल जो सिक्योरिटी है उसके क्या क्या डायमेंशन हैं, उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनका क्या क्या हल है। पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन के ताल्लुकात, इस तरह पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज हैं जिसमें फलस्तीन का मसला, ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म, पाकिस्तान का मसला, मिलिटेंसी जो इसमें हो रही है, और वॉर ऑन द टेरर, इस इन इश्यूज को लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से लेकर 1947 से लेकर आज तक 2026 तक पाकिस्तान में अंदर जो आईनी तरामीम आती रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते रहे हैं, उनकी तब्दीलियां आती रही हैं, डिफरेंट अमेंडमेंट्स आती रही हैं, 18th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट, इस तरीके से। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पाकिस्तान की जो डिफरेंट टेन्योर रहे हैं इसमें। अच्छा, इस तरीके से पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971 में हमारा मशरकी बाजू यानी बांग्लादेश अलहदा हो गया, 1971 से लेकर आज तक जो पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज होते रहे हैं उनके हवाले से। और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और इसके जो नेबर्स है और जो पाकिस्तान की जो और पाकिस्तान और जो सुपर पावर के तल्लुकात हैं, और इस तरीके से इस्लामिक जो ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान ने कोशिश की मलेशिया के साथ मिलकर, इस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है उसमें 27-28 जो कंट्रीज हैं उनका और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं। एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में जो जमहूरियत का जो इर्तिका है और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कश्मीर डिस्प्यूट पे क्वेश्चन आ सकता है। सो सिचुएशन इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सूरत हाल 1979 से लेकर 1979 जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया उस वक्त से लेकर, और उसका जो इम्पैक्ट है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान का अफगानिस्तान, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात आप कह सकते हैं। पाकिस्तान के जो एनर्जी प्रॉब्लम्स हैं, पावर का स्ट्रक्चर जो है, पावर का जो क्राइसिस है उसका और पावर क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की मीशत के ऊपर और पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सोशियो इकोनॉमिक यानी कि समाजी मुआशी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के हैं और उनकी जो वो स्ट्रेटजी जिनके जरिए हम सोशियो इकोनॉमिक पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर सकते हैं, उनके हवाले से। खासतौर पे जो पाकिस्तान की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो पॉवर्टी है, उसमें जो एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटेशन के इशूज हैं, और पाकिस्तान की जो वुमेन की इंपावरमेंट के जो इशूज हैं, जो चैलेंजेस है और ह्यूमन राइट्स के इशूज है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह एक और थीम है कि 1977 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, वो और पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट इश्यूज हैं और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती रही हैं और इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जैसे मौलवी तमीजुद्दीन का केस और इस तरीके से, और गवर्नेंस के इश्यूज जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, खासतौर पे अकाउंटेबिलिटी का इशू, ट्रांसपेरेंसी का इशू, फंडामेंटल राइट्स का इशू, वुमेन इंपावरमेंट का इशू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एसडीजीज जो 17 है उनके इश्यूज जो हैं, जैसे एसडीजी 1 जो है वो कहता है नो पॉवर्टी, इस तरीके से एसडीजी 13 जो है वो कहता है क्लाइमेट एक्शन, और इसी तरीके से अगर हम बात करें एसडीजी 6 की बात करें, एसडीजी 5 की बात करें, ये सारे इन इन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ये है हमारा पाकिस्तान स्टडीज का पेपर। इसके ऊपर आप, मैंने बताया 20 एमसीक्यूज या 20 जो है वो होती हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और जो बाकी फोर क्वेश्चन होते हैं वो 20-20 मार्क्स के आपने करने होते हैं। 4 क्वेश्चन, अमूमन 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से आपने 4 करने होते हैं। अच्छा, आगे जो पेपर है जो सबसे जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहला इंपॉर्टेंट इसलिए कि सबसे पहले ये कंडक्ट किया जाता है, ये जीके का पेपर होता है। इसमें से अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब बाकी तो फिर अपना अपना आउट ऑफ द कंपटीशन है। इसमें करंट अफेयर्स के ऊपर थीम्स होते हैं। अब करंट अफेयर के ऊपर थीम्स क्या होते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी पाकिस्तान के ग्लोबल इश्यूज हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इश्यूज हैं, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात हैं, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशन और रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ईसीओ, सार्क, एससीओ, एशियान और एआरएफ, और पाकिस्तान के जो यूएस, चाइना, यूरोपीय यूनियन, रशिया और इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं। इसके अलावा ग्लोबल इशूज जैसे इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इशूज, ह्यूमन राइट्स के, टेररिज्म के, सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के, एनर्जी सिक्योरिटी के इशूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग का, न्यूक्लियर इशूज हैं, और न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन के इशूज
इश्यूज हैं। अगर हम बात करें इंडिया के साथ और कश्मीर के मामलात हैं, मिडिल ईस्ट के और साउथ एशिया वेस्ट एशिया जो इश्यूज हैं उनके हवाले से, और जो डिफरेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, ओपिनियन डिफरेंट जो मेकर्स हैं, एनजीओज हैं, आईएनजीओज हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके हवाले से एमसीक्यूज। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के हवाले से जो हमारे बढ़ते हुए सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, जो वर्ल्ड के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स गुजरे हैं पाकिस्तान में और दुनिया में, इस तरह स्पोर्ट्स जो आने वाली हैं, जो हो चुकी हैं रिसेंटली, जो अब हो रही हैं, म्यूजिक को, कल्चर को, लिटरेचर के हवाले से। इसी तरीके से ये तो है करंट अफेयर्स के हवाले से। अगर हम फिजिकल साइंसेज की बात करें तो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है सोलर सिस्टम की, गैलेक्सीज की, और इसमें यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ कॉमन टर्म, जैसे कि जो एस्ट्रोनॉमी में नॉर्मल टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, नेचुरल हैजर्ड्स हैं, जो डिजास्टर्स जो हम कह सकते हैं, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, सुनामीज, और जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, एनर्जी सोर्सेज जितने भी हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, और उनका जो सस्टेनेबल यूज है, इसके वाले से एमसीक्यूज आते हैं इसमें फिजिकल साइंसेज में। और बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इस तरीके से इंक्लूडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडिएशन, लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरीके से मटेरियल और केमिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, मिनरल्स और माइनिंग के हवाले से एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बायोलॉजिकल साइंसेज से भी एमसीक्यूज आते हैं, फंडामेंटल ऑफ लाइफ फॉर्म, सेल स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स लाइक प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इस तरह एंजाइम्स हैं, और उनके फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। प्लांट्स और एनिमल लाइफ के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। ह्यूमन बॉडी और उसके पार्ट्स और उसके ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। जो कॉमन डिजीजेस हैं, उनके कॉजेज क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, विटामिन कौन कौन से और उनके सोर्सेज क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, और वैक्सीन के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। ये बायोलॉजिकल साइंस से ये एमसीक्यूज आते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं जीके के पेपर में, जैसे इकोसिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, वाटर साइकिल क्या है, बायोस्फीयर क्या है, रॉक टाइप्स क्या है, इनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। एटॉमिक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उनके सोर्सेज क्या है, उनके इफेक्ट्स क्या है, उनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या है, सीज क्या है, इनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं या रिजीम्स हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड्स क्या है, डेजर्टिफिकेशन क्या है, कार्बन क्रेडिट्स क्या होती है, कार्बन क्रेडिट किसे कहते हैं, ऑन गोइंग जो नेगोशिएशंस हो रही है एनवायरमेंट के ऊपर, जो डिफरेंट पैक्ट्स बन रहे हैं, उनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। और वाटर पोल्यूशन, उसकी टाइप्स, उसके सोर्सेज, उसके इफेक्ट्स, इसी तरीके से उनकी रेमेडीज और सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। ये एनवायरमेंटल स्टडीज के ऊपर एमसीक्यूज जीके के पेपर में जहां से आते हैं। और फूड साइंसेज के ऊपर डाइट क्या है, उसके एसेंशियल कंपाउंड जो कंपोनेंट्स क्या है फॉर हेल्थ, क्वालिटी ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डेटेरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और अडल्ट्रेशन जैसी जो मिलावट होती है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। और फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल इश्यूज कंसर्निंग हंगर, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं फूड साइंसेज की में। और इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस और आईटी के हवाले से भी एमसीक्यूज आते हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को एमसीक्यूज आते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। नेटवर्किंग क्या है, ईमेल्स क्या है, सोशल मीडिया क्या है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। बेसिक्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग इसमें जीपीएस, फाइबर ऑप्टिक्स, इनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं कंप्यूटर के हवाले से। और आठवां टॉपिक जो है, जो थीम है जिसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं जीके के पेपर में, वो है बेसिक मैथमेटिक्स। उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बेसिक अरिथमेटिक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एवरेज है, रेशियो, परसेंटेज है, ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, सेट्स हैं, इक्वेशंस हैं, एरियाज ऑफ फिगर्स हैं, जहां से एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के आ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग या नंबर सीरीज या एनालॉजीज या रिलेशनशिप, इसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं मैथमेटिक्स से। मेंटल मैथमेटिक्स से अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, एज, डायरेक्शंस के ऊपर। यानी कि आप लोग अक्सर एमसीक्यूज देखे होंगे जीके के पेपर में, जो टाइम के हवाले से या वर्क के हवाले से या डिस्टेंस, स्पीड या डायरेक्शंस के हवाले से, एज के हवाले से, कि बाप की उम्र ये है, बेटे की उम्र ये है, आज बाप बेटे से इतना उम्र बड़ा है, ब्ला ब्ला, फलां साल, इतने साल बाद बेटा बाप से कितने साल छोटा होगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम के हवाले से, इतने बंदे इतने काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस हो गए। और बेसिक स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैथमेटिकल का पोर्शन है। उसके बाद जनरल कुछ पोर्शन भी है, जैसे फेमस साइंटिस्ट कौन कौन से गुजरे हैं, उनकी मशहूरी मशहूरी की वजह क्या थी, उनको नोबेल प्राइज कौन कौन सा मिला, यूनिट्स कौन कौन से हैं डिफरेंट, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हम पढ़ते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर किस लिए होता है, बैरोमीटर किस लिए होता है, इस तरीके बारिश को मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और फेमस जो इन्वेंशन हो चुकी हैं, डिस्कवरीज हो चुकी हैं, साइंटिफिक जो लॉज डिफरेंट पास हो चुके हैं, जो थेरीज आ चुकी हैं, और डिफरेंट जो पास उनके जो मफरूज हैं, इनके ऊपर ये जो बेसिक जो जनरल क्वेश्चंस हैं। तो ये जो थी आखिरी जो हमने पढ़े, ABCDEFGH, ऑलमोस्ट ये 8 थीम्स हैं। इन 8 थीम्स के ऊपर जीके का क्वेश्चन आता है। 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस पेपर होता है, और आप लोगों ने इन एमसीक्यूज बेस पेपर जो होता है, इसको आपने करना होता है 90 मिनट्स में। 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 4 क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 1 नंबर आपका कट जाता है उन नंबरों में से जो आपकी हासिल करदा नंबर होते हैं। तो ये एमसीक्यूज बेस पेपर सबसे पहले कंडक्ट किया जाता है। ये एमपीटी पेपर होता है, आप कह सकते हैं एमसीक्यूज बेस प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, और ये फिल्टर टेस्ट होता है। इस पेपर में जो 40 नंबर लेते हैं वो आगे जाते हैं। तो ओवरऑल पीएमएस में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए हर पेपर में
वैसे हर पेपर को पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन ओवरऑल मिला के क्योंकि 12 पेपर होते हैं तो 12 को 50 से जरब दें तो जितने नंबर बनते हैं उतने नंबर आपके एटलीस्ट होंगे, तो तब आप इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हाँ, जो इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप पीएमएस की जो अपकमिंग पीएमएस है 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस हवाले से मेरा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें जितने भी कंपल्सरी पेपर्स हैं उनकी तैयारी A to Z करवाई जाएगी। और ऑप्शनल पेपर में इसमें आपके मैं कवर करूंगा ऑप्शनल पेपर कौन कौन से होंगे, उसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए तो कैंडिडेट्स जो है उस चीज को अमूमन अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। तो मेरा एक सेशन स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह इसी मंथ के नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में इंशाल्लाह। और ये सेशन मेरा जो है ये